वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर है उसका पार्ट 2 देखेंगे। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो आज पिछले पार्ट में हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें डाल्टन्स ने बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो हम लोग 2 लॉ पढ़े थे उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि वैसा क्यों होता है, और उसका मेन रीज़न दिया था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पोस्टुलेट्स एक तरह से आप कह सकते हैं थ्योरी। तो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था कि एटम का बना हुआ सभी मैटर, उसका सब पार्ट्स, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या पोस्टुलेट्स था। तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, जितना भी पार्टिकल है, जितना भी आपका मैटर है वो एक स्मॉल पार्टिकल का बना हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है मान लीजिए पूरा, तो ये ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं शॉर्टकट में, ऑक्सीजन एटम को। ये ऑक्सीजन एटम का सिंबल हुआ। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट है एटम्स, एक सेकेंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ऐसा नहीं है कि एटम आप नया एटम बना सकते हैं और या फिर एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इनडिविजिबल है। उस समय ऐसा माना जाता था कि ये इनडिविजिबल है, कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। मतलब अगर कोई बड़ा पार्टिकल है उसको तोड़ तोड़ के आप मिनिमम एटम तक ला सकते हैं, फिर आप एटम को नहीं तोड़ सकते, ऐसा माना जाता था। और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कहने मतलब है। और इसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो क्रिएट नहीं कर सकते, सिंपल बात है। आप जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में पहला पढ़े थे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वैसे नया एटम आप अपने से ही बना सकते, नया मास वैसे ही अपने आप से नहीं बना सकते। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है जिसको आप ओ से डिनोट करते हैं, और दुनिया में कहीं भी आप ऑक्सीजन एटम ले लीजिए। आप इंडिया में ऑक्सीजन एटम उठा लीजिए, आप अमेरिका में ऑक्सीजन एटम उठा लीजिए, या आप पृथ्वी के बाहर जाके कहीं ऑक्सीजन एटम आपको मिलता है तो वहाँ से ढूंढ के उठा लीजिए। हर जगह ऑक्सीजन एटम जो होगा उसका मास सेम आइसोटोप का सेम मास होगा। आइसोटोप आप चैप्टर 4 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री का। सबका मास सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको सेम आइसोटोप का उसका कुछ और है, और वही आइसोटोप अगर कहीं और मिल रहा है तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है। ऐसा नहीं होगा, वो आइडेंटिकल होगा एक गिवन एलिमेंट का। वैसे मान लीजिए आयरन एलिमेंट है, तो आयरन एलिमेंट का सेम आइसोटोप का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा हर जगह। ठीक है। तो वही है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स डिफरेंट एटम्स के पास डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आयरन का एलिमेंट है, कोई आयरन एलिमेंट का कोई एक एटम है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम है, तो ये दोनों का मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ठीक है। और फिर पांचवा है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब वोल नंबर मतलब क्या होता है? वोल नंबर 0 से 0 1 2 3, इसको कहते हैं लोग वोल नंबर टू इन्फिनिटी। तो कोई भी कंपाउंड होता है उसमें एलिमेंट्स जो कंबाइन करता है डिफरेंट एलिमेंट्स, वो स्मॉल वोल नंबर में होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2O, तो इसमें हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। 2:1 रेशियो में कंबाइन हुआ है। ठीक है। तो ऐसा नहीं ना कि हाइड्रोजन 1.78 है और ऑक्सीजन 0.96 है, ऐसा तो नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, वोल नंबर में है, 2:1 है। तो वही है, वोल नंबर के फॉर्म्स में रहता है, स्मॉल वोल नंबर के फॉर्म में रहता है कंपाउंड में एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। छठा है द रिलेटिव नंबर्स रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। वही कि जैसे मान लीजिए वाटर है, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं और से वाटर उठा तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। उसका नंबर और कितना रहेगा, मतलब जैसे 2 हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में और 1 ऑक्सीजन है, वो नंबर
और कौन कौन एलिमेंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये 6 आपका पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटम। असली में एटम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रहता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। वो हो सकता है फ्रीली अवेलेबल हो और मे भी फ्रीली अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम लोग ऑक्सीजन एटम कहेंगे, जिसको ओ से सिंपली डिनोट करते हैं, ठीक है। वे केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नॉट इंडिपेंडेंट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जैसे ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, जैसे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं रहता है, एनवायरमेंट में H2 के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा, नाइट्रोजन भी वैसे N3 के जेनेरिक फॉर्म में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नाइट्रोजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम N है तो वो एक एटम के फॉर्म में नहीं रहेगा, कंबाइन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको लोग एटम कहते हैं वो O है, एक एटम है, तो वो एक एटम के फॉर्म में नहीं रहेगा, दो ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सब कुछ स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन एटम आपस में रिएक्ट कर जाता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए आपस में रिएक्ट कर जाता है, कोवलेंट फॉर्म कर बॉन्ड बना लेता है ताकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट फॉर्म कंप्लीट हो जाए और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए स्मॉलेस्ट आप सिंपली कर सकते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पॉसिबल है वो तो एक ऑक्सीजन एटम है, बट रहता वो O2 के फॉर्म में, मतलब दो एटम मिल के रहता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा O2 का। क्यों? अगर ऑक्सीजन एटम स्मॉलेस्ट तो पॉसिबल है सिंगल हो, और सिंगल हो नहीं रखे O2 में रहता है। कारण क्या है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। इंडिपेंडेंट एटम से हीलियम नियॉन है, सब जो है आपको सिंगल एटम के फॉर्म में एनवायरमेंट में मिल जाता है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे नोबेल एटम रहेगा हीलियम H के फॉर्म में मिल जाएगा, इनर्ट गैस है ये सब, नियॉन N के फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि इन लोग का पहले से ही स्टेबल है, तो इन लोग को रिएक्ट करने का दरकार नहीं पड़ता अपना ही सिमिलर दूसरा एटम के साथ, ठीक है। तो एटम तो हो गया तरह से कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, वो हो सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे या नहीं भी करे, अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम लोग एटम कहते हैं। अब साइज ऑफ एटम, एटम का साइज कितना होता है? एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। वो बहुत ही स्मॉल होता है, नैनोमीटर के टर्म में रेडियस हम मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब 10 to the power -9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, तो हम लोग नैनोमीटर के टर्म्स में उसका रेडियस मेजर करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर हो गया। हाइड्रोजन एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एटम है, उसका रेडियस 0.1 नैनोमीटर है, तो कितना मीटर हुआ? 10 to the power -10 मीटर हुआ, ठीक है। अब सिंबल्स हम लोग देखेंगे अलग अलग एलिमेंट का। और जैसे देखिए हम लोग को एलिमेंट पता चल गया, तो उसको हम लोग दर्शाने के लिए लोग सिंबल यूज करते हैं। कारण क्या है? हर जगह हाइड्रोजन हीलियम इतना लंबा लंबा नाम लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन में बहुत बार ये नाम आएगा, तो सिंपल आप हाइड्रोजन को ऐसे नोट कर देता है। और आप सिंगल एच लिखते हो तो ये एक एटम दर्शाता है हाइड्रोजन का, सिंगल एच लिखे तो ये सिंपली दर्शाता है हीलियम एटम या हीलियम एलिमेंट, और कर सकते हैं आप एक हीलियम एलिमेंट। तो वैसे अलग अलग सिंबल दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का आपका होता है H, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरोन का B हुआ, कार्बन का C हुआ, नाइट्रोजन का N हुआ, ऑक्सीजन का O हुआ, क्लोरीन का F हुआ, नियॉन का Ne हुआ, सोडियम का Na हुआ, मैग्नीशियम का Mg हुआ, एल्यूमिनियम का Al हुआ, सिलिकॉन का Si हुआ, फास्फोरस का P हुआ, सल्फरस का S हुआ, क्लोरीन का Cl हुआ, आर्गन का Ar हुआ, पोटेशियम का K हुआ, कैल्शियम का Ca हुआ, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, मर्करी का Ag। तो यहाँ तक आपको याद रहना चाहिए, ये आपके काम का है, मैंने यहाँ तक रीडिंग किया। आपका सिलेबस के हिसाब से आपको इतना एलिमेंट का सिंबल याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये सब सिंबल लिखने के पीछे कुछ रूल भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जैसे जनरली फर्स्ट 2 लेटर लिया जाता है, अल्फाबेट लेटर लिया जाता है, फर्स्ट 2 पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है, फिर दूसरा स्मॉल में लिखा जाता है, जैसे कॉपर
क्रोमियम का जैसे CR लिखा हुआ है, पहला कैपिटल C दूसरा स्मॉल। तो बहुत सारा लैटिन नेम भी ले लिया जाता है, जैसे गोल्ड का AU लिखा हुआ है, तो AU का असली मीनिंग होता है ऑरम। इसका गोल्ड का दूसरे भाषा में AU लिखा जाता है, ऑरम लिखा जाता है, इसलिए उसका AU ले लिया गया। वैसे ही है बहुत सारा। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में इसका छोटा मोटा नियम कानून मिल जाएगा, और फिर भी आपको याद रहना चाहिए, और इसका शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। तो हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। ठीक है, एटम का कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कार्बन के एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक मास होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम का एक कैरेक्टरिस्टिक मास होगा, उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। तो डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क ड्यू टू स्मॉल साइज। हाँ, मतलब एक एटम इतना स्मॉल होता है, उसका मास, अब हर एक एटम का मास को डिफाइन करना, डिटरमाइन करना बहुत ही कठिन टास्क है। ये बात तो सही है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप का वजन हम लोग मिलीग्राम में लें तो कितना दिक्कत होगा आपका वजन लेने में, या फिर ग्राम में ले। जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 kg है, तो ग्राम में आपको कितना लिखना पड़ेगा, 50,000 ग्राम। कितना दिक्कत हो रहा है, हर जगह को 60,000 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो एक सुटेबल यूनिट चाहिए आपका वजन दर्शाने के लिए, बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़े, समझे। एक सुटेबल यूनिट चाहिए, तो केजी देखें। केजी आपको 1 से 100 kg में आपको बहुत सारा वजन आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी होता है। ठीक है, मान लीजिए आप हर जगह नैनोमीटर यूज करने लग जाए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े ना कि 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है, और आपको अपना हाइट लिखना है, तो कितना मुश्किल होगा आपका हाइट लिखने में। अगर आपका मान लीजिए कोई चीज का हाइट लिखना है, कोई चीज का मतलब हाइट है, मान लीजिए अलमीरा का हाइट है 4.96 मीटर, तो आपको नैनोमीटर के टर्म्स लिखने में कितना दिक्कत होगा। तो आप एक सुटेबल यूनिट चाहते हैं जो उस मैग्नीट्यूड का, उससे मिलता जुलता हो, आपको बहुत लंबा चौड़ा नंबर नहीं लिखना पड़े। वैसे एटम का वजन तो बहुत कम होता है, अगर ग्राम लिखना चाहे तो 0.0000 ऐसे आता है, तो कुछ ग्राम आएगा यहाँ पे। तो एक ऐसा यूनिट चाहिए जो देखने में सब छोटा में लिखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या उपाय लगाया गया, उसके लिए उपाय लगाया गया कि ऑक्सीजन का ये एटम को एक यूनिट, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को एक यूनिट मान लो। इनिशियली ये उपाय लगाया गया था कि ऑक्सीजन का पहले मास ले लो, ऑक्सीजन का मास ले लो, उसको 16 से डिवाइड दे दो, और उसको एक यूनिट मान लो, उसी को एक यूनिट मान लो। ठीक है, ऑक्सीजन को क्यों चुना गया था दूसरे एटम को कंपेयर करने के लिए मास, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कंपाउंड आपको बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिल जाएगा। और दूसरा, द यूनिट मास गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। अगर ऑक्सीजन का 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम को 1 यूनिट मानते हैं, तो 1 यूनिट मानते हैं, तो अधिकतर एटम, दूसरे एलिमेंट का एटम का आपको होल नंबर में मिल जाएगा। मतलब अगर इसको मान लीजिए आप 1 यूनिट मानते हैं, तो अभी किसी एटम का वजन 25 टाइम्स दिस यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट जिसको आप माने, तो होल नंबर मिल जाएगा। कहने मतलब ऐसा नहीं कि अधिकतर एलिमेंट का होल नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है कि 1.15 फ्रैक्शन में मिल रहा है, 2.35, ऐसा नहीं हो कि होल नंबर मिल जा रहा था। तो सब चाहता है कि लिखने में कितना आसानी हो, फ्रैक्शन ऑप्शन में कोई उलझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या किया गया, ऑक्सीजन का 1/16 मास को, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास ले लिया। ठीक है, एक एटम का मास ले लिया, उसका 1/16 को आप 1 यूनिट कर दिया। अब जिसका भी मास है इस यूनिट के एटम में रहता है। अगर किसी का मास है 22 यूनिट आ रहा है, तो 22 यूनिट सिंपल आप लिख दीजिए। इसका मतलब जितना ऑक्सीजन का 1/16 मास है, उसका 22 टाइम्स इस फलना एटम का मास है, जो जिसका आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा किया गया। पर मगर बाद में थोड़ा सा चेंजेस किया गया, ऑक्सीजन हटा के कार्बन ले लिया गया। इन 1961 C12 कार्बन आइसोटोप है कार्बन का, वाज चूजन as स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो हुआ क्या, एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या हुआ, तो ये देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास यूनिट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप लिया गया, इसका वजन किया गया, इसका जितना वजन आया उसका 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम जो है, उसको
1 यूनिट दे दिया गया और 1 यूनिट को 1 जूल से डिनोट करता है। जैसे ग्राम को आप लोग जी से नोट करते हैं, केजी को केजी से, किलोग्राम को आप लोग केजी से नोट करते हैं, वैसे ये यूनिट जो डिफाइन किया गया उसको यू से डिनोट किया गया, यू। ठीक है। अब मान लीजिए किसी एक एटम है, उसका वजन जो है 25 यू है, 25 यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एटम का वजन 25 टाइम्स मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम है। मतलब एक C12 एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 का 25 टाइम्स उस एटम का वजन जिसका 25 यू है। सिंपल समझे, एकदम लेमन भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए एक आप लोग हम सेब खरीद के लाए मार्केट से, सेब का वजन आया मान लीजिए 24 ग्राम। ठीक है। तो आप 1/12 इंटू 24 ग्राम को 1 यूनिट मान लिए, 1 यूनिट जो किसके बराबर है, 2 ग्राम के बराबर आया। 1/12 इंटू 25 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम को 1 यूनिट मान लिए, जिसको आप 1 यू से डिनोट कर लिए मान लीजिए। अब किसी चीज का वजन अगर 48 ग्राम है तो इस यूनिट में आप क्या लिखिएगा, उसको इस यूनिट में आप क्या लिखिएगा, इसको 24 यू लिखिएगा। 24 यू मतलब क्या हुआ, 24 टाइम्स इंटू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ क्या कहते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एप्पल, इसका 24 ग्राम था। तो वैसे ही यहाँ कार्बन के साथ हुआ कि कार्बन C12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका पास 12 प्रोटॉन रहे, उसको हम लोग कहते हैं C12 कार्बन। ठीक है। तो C12 कार्बन को तोला गया और उसका 1/12 मास को जो है 1 यूनिट घोषित कर दिया गया, जिसको यू से डिनोट किया जाता है, 1 यू। और उसको लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके पर्सपेक्टिव में सब एटम का मास को तोल के हम लोग लिखते हैं, इसको लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स, कितना गुना अ गिवन एटम इज हेवी, कितना गुना ये दिया हुआ एटम जो हम लोग को है हेवी है, देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। तो मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वजन है 16 यू, मींस ये 16 टाइम्स हेवी है। किससे कंपेयर में, किससे, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। तो लोग रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं, कहते हैं मॉलिक्यूल्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। मींस जैसा कि बताए एटम हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पॉसिबल है, मे भी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, मे भी नहीं कर सकता है। जैसे ऑक्सीजन का तो अब एटम ओ ही होगा, भले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट O2 करता है। ठीक है। वैसे हीलियम का एटम H ही होगा, तो सिंगल एटम, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी वो H के फॉर्म में करता है, दूसरा से रिएक्ट नहीं करता है, दूसरा सिमिलर एटम से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। मगर मॉलिक्यूल में हम लोग जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल है उसी को गिनते हैं, जैसे दिया गया यहाँ पे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन के फॉर्म में करता है, O2 के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 हो गया। जैसे हीलियम का H हो गया, He। ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब है, जैसे नियॉन का सिंपल मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, और ट्राइएटॉमिक एटम भी हो सकता है। तो एक दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर यहाँ O2 बनाया, तो मल्टीपल एटम भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल में। बट हमको क्या देखना, हमको देखना वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखना है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का O2 कहलाएगा, हीलियम का He कहलाएगा। तो He हीलियम जो है सिंगल एटम, ये एटम भी कहलाएगा हीलियम का और मॉलिक्यूल भी कहलाएगा। मगर O2 जो है वो सिर्फ मॉलिक्यूल कहलाएगा। एटम क्या कहलाएगा, एटम सिंगल O कहलाएगा। ठीक है। समझ रहे हैं ना मॉलिक्यूल और एटम में फर्क क्या है। एटम में हमको देखना है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो पॉसिबल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, मगर हमको स्मॉलेस्ट ही चाहिए। और मॉलिक्यूल बोलता है कि नहीं, हमको इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाला स्मॉलेस्ट जो पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन तो मिनिमम 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए।
तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 हो गया। अगर हीलियम में एक काफी है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए, तो हीलियम का मॉलिक्यूल He हो गया और हीलियम का एटम भी He हो गया, तो सिंगल एटम हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल भी दो तरह का होता है, एक हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एक हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे में पढ़ेंगे। आज का क्लास यही खत्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक ये PDF नोट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जाके डाउनलोड करके पढ़ें और रिवाइज करें।